हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों का एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आप लोगों को सभी प्रकार का क्वेश्चन बनाया जाता है, आप लोगों को एमसीक्यू पूछा जाता है, आप लोगों को यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, आप लोगों को यहाँ से सब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जाता है। तो हर एक टाइप का सवाल इस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा। और अगर आप इस सभी सवालों को बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को इस चैप्टर को अच्छे से जरूर पढ़ के जाना है। आज हम लोग आज के वीडियो में क्या करेंगे, तो आप लोगों का एमसीक्यू पार्ट को कवर कर देंगे। हम ट्राई किए हैं कि इस वीडियो पे आप लोगों को हर एक प्रकार का, हर एक टाइप का एमसीक्यू कराया जाए जो आपका बोर्ड आप लोगों को प्रीवियस ईयर में पूछा है और जो इस बार आप लोगों को पूछा जा भी सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और आप ये चेक करिए कि आप खुद से कितने सारे क्वेश्चन को अपने से बना पाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का हम आप लोगों को पहला सवाल यहाँ पे दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल क्या है। बोलता है इन ए गैल्वेनिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग अकर। आपको पता होना चाहिए गैल्वेनिक सेल, आप लोगों का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका पहला टॉपिक गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल का ही एक और नाम है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं बोलिए, इसी को हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर इसी को हम बोलते हैं वोल्टेक सेल। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेक सेल। दोनों नाम, तीनों नाम एक ही सेल का है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेक सेल। इसमें क्या होता है तो आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या गैल्वेनिक सेल है, इसका डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा है कि ये एक ऐसा सेल है जो आप लोगों का केमिकल एनर्जी को बदल देता है। किसमें, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है तो आप बोलोगे केमिकल एनर्जी को बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप जो ऑप्शन नंबर बी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोग के लिए, आप भी पढ़े होंगे इसको, आप लोग इसको कहाँ पे पढ़े हैं तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आप लोग इस चैप्टर में दो ही तो सेल पढ़ते हो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल जो आप लोगों का केमिकल को एनर्जी को चेंज कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है जो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर देता है किसमें, तो केमिकल एनर्जी में। तो चलिए, अच्छा सवाल था। बाकी ये आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे और भी बातें हैं जो आगे जब आएगा क्वेश्चन तो आपको हम जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर के सवाल को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि इन डेनियल सेल जिंक एक्ट एज ए। तो सबसे पहले डेनियल सेल क्या है, तो एक टाइप है। किसका टाइप है, तो आप बोलोगे गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल का मतलब आपको बता दिए, वैसे सेल जो आप लोगों का केमिकल एनर्जी को किसमें बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डेनियल सेल आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का ये एक टाइप है जिसमें ये भी आपका चेंज करेगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन डेनियल सेल में क्या होता है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही थोड़ा बात कर लेते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस प्रकार का दो ठो हाफ सेल होता है। ऐसे दो ठो हाफ सेल होता है, अगर हम उसका बनावट देखें तो। और इन दोनों हाफ सेल में आप लोगों का क्या होता है, तो भरा हुआ रहता है एक्वस सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ रहता है। ये इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल और इसको हम बोलते हैं राइट हाफ सेल। तो आप लोगों का जो लेफ्ट हाफ सेल है इसमें भरा होता है एक्वस ZnSO4। ये हम कौन से सेल का बात कर रहे हैं, डेनियल सेल का। डेनियल सेल का लेफ्ट तरफ, लेफ्ट हाफ सेल में एक्वस ZnSO4 होता है और राइट हाफ सेल में भरा होता है एक्वस CuSO4। क्या भरा होता है, एक्वस CuSO4। अब लेफ्ट हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड डाला हुआ रहता है, जो रॉड डाला हुआ रहता है, वो आप लोगों का होता है जिंक का। किसका होता है बोलिए, जिंक का। और इसमें जो रॉड डाला हुआ रहता है ये आप लोग का होता है कॉपर का। ये होता है कॉपर का, मतलब जिंक वाले रॉड को ZnSO4 में डाला हुआ रहता है, कॉपर वाले रॉड को CuSO4 में। हम जिंक को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे जिंक को हम एनोड बोलते हैं। जिंक को हम क्या बोलते हैं, एनोड। इस रॉड को, लेफ्ट वाले में जो रॉड डालते हैं इसको एनोड, इधर वाले को हम बोलते हैं कैथोड। अब चार्ज का बात कर लेते हैं। सब कुछ आप ये सब पढ़े हैं, बाकी आप लोग फिर थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले में आता है आप लोग का नेगेटिव चार्ज, इस वाले में आप लोग का आता है नेगेटिव चार्ज, और कैथोड वाले में आप लोग का आता है पॉजिटिव चार्ज। कैथोड वाले में क्या आता है बोलिए, पॉजिटिव चार्ज। इसमें नेगेटिव चार्ज आता है और इसमें ये सॉल्यूशन पे आप लोगों का कौन सा चार्ज बढ़ने लगता है, तो आप बोलोगे Zn2+। यहाँ से इस रॉड से Zn2+ बाहर आता है और इसमें जो Cu2+ है, ये Cu2+ जाकर के यहाँ पे जमा होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का पाथ बनता है। देखिए अगर आप यहाँ पे एक बल्ब रखिएगा अब, तो ये बल्ब आप लोग का जलने लगेगा, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए प्लस से माइनस की ओर क्या चलता है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी करेंट चलता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन लेफ्ट तरफ क्या होता है, तो आप बोलोगे लेफ्ट तरफ Zn जो है ये जिंक से बन जाता है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को Cu2+ ले लेता है और कैसे
रिएक्शन करता है इधर, इधर आप लोग का रिएक्शन ऐसे होता है, Cu2 प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़ा है उसको लेकर के ये बना लेता है Cu, ये बना लेता है Cu। मतलब लेफ्ट तरफ देखिए आप लोग का इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब इधर होगा आप लोग का ऑक्सीडेशन, और इधर क्या होने वाला है तो आप बोलोगे रिडक्शन। तो याद रखने वाली बात है कि एनोड की ओर नेगेटिव चार्ज, इधर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड की ओर पॉजिटिव चार्ज, इधर होता है रिडक्शन। और इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये खुद होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है ये? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से आपको क्या मिलता है तो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब केमिकल एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि डेनियल सेल में जिंक किसके भांति काम करेगा, तो आप बोलोगे एनोड के भांति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। बाकी जिनको पता था तो वो तो डायरेक्टली इसको आंसर दे सकते थे कि डेनियल सेल में जिंक आपका एनोड के भांति काम करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके ऊपर है? सॉल्ट ब्रिज के ऊपर। क्या बोला है? द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल। तो जो आप लोग का सॉल्ट ब्रिज होता है उसका क्या काम है गैल्वेनिक सेल में? अभी आपको कुछ देर पहले हम बताए थे कि गैल्वेनिक सेल में इस प्रकार का 2 हाफ सेल होता है, ये लेफ्ट हाफ सेल, ये राइट हाफ सेल। इसमें लगा रहता है आप लोग का एनोड, इसमें लगा रहता है आप लोग का कैथोड। एनोड की ओर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, इधर क्या होता है? रिडक्शन। तो स्पॉन्टेनियस आप लोग का रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जब हम एक वायर लेते हैं, मान लीजिए वायर है, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर दिए वायर से, तो यहाँ पे आपको पता है, बताए इसमें आता है नेगेटिव चार्ज एनोड पे, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, इसमें आता है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा, इसमें नेगेटिव। तो ये रॉड पे नेगेटिव आता है और सॉल्यूशन पे क्या आता है, तो आपने आपको पढ़ाए हम कि सॉल्यूशन पे आने लगता है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे Zn2 प्लस आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है और यहाँ पे सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो ये चार्ज बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है जिंक, तो आप लोगों का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, वो कुछ समय के बाद रुक जाता है। कैसे रुकता है थोड़ा गौर करिएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव रॉड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? आप बोलोगे प्लस से माइनस जाएगा, प्लस से माइनस की ओर करंट जाएगा। आपको पता होना चाहिए एक वायर पे अगर करंट इधर चल रहा है तो इसके विपरीत दिशा में कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर करंट इधर जा रहा है तो इस दिशा में कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इस वायर से होकर के यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन पे क्या चार्ज बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और इस वायर पे कौन आएगा? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन इसी साइड पे आना चाहेगा। अब बोलिए इधर इलेक्ट्रॉन आना चाहता है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? तो इस पे भी नेगेटिव होता है। तो क्या ये जो सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आएगा क्या वो उसको रिपेल नहीं करेगा? तो आप बोलोगे रिपेल करेगा सर। और यहाँ पे क्या होता है? देखिए इस जगह पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से ही तो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर के ऐसे यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, रिपेल करेगा। और यहाँ पे इस सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को जाने भी नहीं देगा। मतलब ये लेफ्ट हाफ सेल कुछ देर के बाद जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है और जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है तो लेफ्ट हाफ सेल इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, जाने नहीं देता है। और आपका राइट हाफ सेल इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता है, धक्का दे के रखता है, रिपेल करके रखता है। तो इलेक्ट्रॉन फिर अब चलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं तो करंट बंद हो जाएगा। तो ये वाला प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम लोग। क्या कनेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं आप लोगों का सॉल्ट ब्रिज। क्या कनेक्ट करते हैं? तो आप बोलोगे सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज हम कैसे लगाते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्ट ब्रिज हम यहाँ पे, ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, इन दोनों हाफ सेल के बीच में ऐसे एक उल्टा यू शेप का, इन्वर्टेड यू शेप का एक हम नली लगाते हैं। इसी को हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बोलिए? इसी को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर में क्या भरा हुआ रहता है? एक नली है यू शेप का, देखिए यू तो आप लोग का ऐसा होता है ना, तो ये इन्वर्टेड यू उल्टा शेप का है, ठीक है, उल्टा यू। तो ये आपका क्या काम करता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो सॉल्ट ब्रिज है आप लोग का, ये सॉल्ट ब्रिज आप लोगों का क्या करता है, इसमें भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा होता है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो आप लोग को पता होगा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसमें कैटायन भी हो और जिसमें एनायन भी हो। तो इसमें आपका कैटायन भी है, इसमें आपका एनायन भी है। अब एनायन क्या करेगा? तो एनायन इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, और कैटायन क्या करेगा? तो कैटायन इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था वो अब नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था वो भी अब नहीं बढ़ेगा। मतलब सॉल्ट ब्रिज
चीज आप लोगों का मेंटेन करेगा, किसको, न्यूट्रलिटी को, उदासीनता को। पॉजिटिव चार्ज को बढ़ने नहीं देगा, नेगेटिव चार्ज को बढ़ने नहीं देगा, तो न्यूट्रल बना के रखने का काम कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज। अगर सॉल्ट ब्रिज ना लगाया जाए तो आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल कुछ देर के बाद काम करना बंद कर देगा, क्योंकि चार्ज डेवलपमेंट होगा, लेफ्ट तरफ पॉजिटिव चार्ज, राइट तरफ नेगेटिव चार्ज। याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। बाकी अगर इस चैप्टर से किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट है, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो आप लोग का फैराडेज लॉ हो, कोलराज का लॉ हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, नॉर्स इक्वेशन, किसी में भी आप लोग को डाउट होगा, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आप लोगों के लिए वीडियोस जरूर बना देंगे। आप लोग का एग्जाम बहुत ही सामने है, इसलिए आप टाइम को वेस्ट ना करते हुए थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड वर्ड का यूज हम कब करते हैं, जब प्रेशर कितना हो जाए 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर हो जाए 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन हो जाए 1 मोल, उस समय हम स्टैंडर्ड का बात करते हैं। तो बोलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इनॉट बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि अगर कहीं पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मतलब मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ पे हाफ सेल बना रहे थे ना, तो हाफ सेल में जो हम इलेक्ट्रोड डालते हैं, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रोड इस बार हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, ये आपको यहाँ पे पूछा है। तो आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो ई नॉट, स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.00 वोल्ट, यानी 0 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ऑप्शन नंबर बी 0 वोल्ट होता है। ये डायरेक्टली आपको पूछता है, याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। और यहाँ से एक बार न्यूमेरिकल्स आप लोग को पूछा था, वो न्यूमेरिकल्स भी आप लोग को आगे में मिलेगा, आप बस उसका वेट करिए। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हम आप लोग को आज के रिवीजन के लिए लाए हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, आप हर एक सवाल को बनाने का ट्राई करिए, और अपने से पहले पॉज करके अपने से बनाइए, नहीं बनता है उसके बाद आप देखिए। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर इज कॉल्ड। ऑक्सीडेशन जहां पे होता है हम उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, तो अभी कुछ देर पहले बताए कि एक इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, तो लेफ्ट तरफ में जो इलेक्ट्रोड होता है हम उसको एनोड बोलते हैं, और राइट वाला में जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, बोलिए, हम उसको बोलते हैं कैथोड। इसको बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं एनोड। तो ऑक्सीडेशन किधर होता है, तो आप बोलोगे लेफ्ट में, यानी एनोड पे। एनोड पे होता है आप लोग का ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है आप लोग का रिडक्शन। चलिए सिंपल सवाल था, इस पे समय नहीं देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। चलिए छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, और ऐसा न्यूमेरिकल्स आप लोग को एमसीक्यू में कितना पूछा है जेक ने आपको पता होगा। आप प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस टाइप का सवाल तो बहुत बार देख चुके होंगे। इससे पहले भी जो एग्जाम हुआ 2025, 24, 23 सब में ये सवाल आप लोग को पूछा है। क्या सवाल, तो बोलता है इनोड दिया है, इनोड मतलब स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है Zn2 प्लस से Zn का कितना दिया है, -0.76 वोल्ट, और आप लोग का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है कॉपर वाले का कितना दिया है, तो 0.34 वोल्ट। द ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल विल बी, आप लोगों को यहां पे निकालना है ई नॉट ऑफ सेल। क्या निकालना, बोलिए, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये होता है फॉर्मूला, या फिर शॉर्ट में इसको कोई कोई बोलता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में एनोड और आर में राइट में कैथोड। तो आप यहां से कैसे पहचानोगे कि कौन वाला कैथोड है और कौन वाला एनोड है, क्या ये वाला कैथोड है कि ये वाला कैथोड है। तो कैथोड पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, आप वैल्यू देखिएगा, ये जो आप लोग को वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू में, इस वैल्यू में आप लोग को बड़ा वैल्यू कौन दिख रहा है, क्या -0.76 ये मैक्सिमम है या 0.34, तो आप बोलोगे ये वाला मैक्सिमम है सर, यानी ये वाला मेरा कैथोड है और ये वाला मेरा एनोड है। तो यहाँ पे आप लोग आराम से बिठा दो, ये कैथोड बोला है तो कैथोड वाला कौन होगा, 0.34 ये कैथोड है, माइनस एनोड कितना है, तो आप बोलोगे -0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब हम इसको प्लस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1.10 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑप्शन नंबर ए, कभी भी इस प्रकार का सवाल देगा, आप लोग क्या चेक करिएगा, आप लोग चेक करिएगा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है आप लोग को, कि ये यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे 2 प्लस पहले है और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घटा की बढ़ा, आप लोग घट गया मतलब रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे बोलिए, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पे 0 हो गया, मतलब यहाँ पर भी घट गया, यानी रिडक्शन है। अगर क्वेश्चन में रिडक्शन ना दे करके ऑक्सीडेशन दिया रहता, मान लीजिए ऐसे दे देता, ई नॉट Zn2 प्लस से, सॉरी ऐसे देता, मान लीजिए Zn
ऐसे देता Zn से Zn2 प्लस आप लोगों को दे देता 0.76 ऐसे देता, मान लीजिए ऐसे देता, ठीक है। और यहाँ पे देता इस प्रकार से ई नॉट Cu2 प्लस से Cu ये दे देता 0.34 जो यहाँ पे दिया हुआ है। हम थोड़ा सा चेंज क्या किए, देखिए चार्ज को चेंज कर दिए। यहाँ पे चार्ज 2 प्लस पहले था, यहाँ पे चार्ज बाद में है, मतलब यहाँ पे देखिए चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन वाला है। और इसको हम ऐसे रखे हैं, ये तो ऐसे दिया था क्वेश्चन में, इसको हम रिडक्शन वाला लिखे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन में दिया है तो पहले आप इसको चेंज कर लीजिए। किस में चेंज कर लीजिए? रिडक्शन वाला में। तो रिडक्शन वाला में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे ई नॉट Zn2 प्लस से Zn, और जैसे ही चेंज करेंगे इसके आगे में अगर प्लस है तो माइनस लगा देंगे, मतलब ये हो जाएगा माइनस 0.76। और उसके बाद हम देखेंगे किसका ज़्यादा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अभी भी यही बड़ा है, तो ये कैथोड और ये एनोड। अगर ऑक्सीडेशन दिया रहेगा तो आप उसको पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि IUPAC आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल को ही मान्यता देता है। तो ये बात आपको याद रखना है, नहीं तो आप एग्जाम में मिस्टेक कर दोगे। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच रिएक्शन अकर एट कैथोड। सबसे पहले बोलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो आप बोलोगे केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में विच रिएक्शन अकर एट कैथोड। कैथोड में क्या होता है, तो पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप लोगों का 2 हाफ सेल नहीं होता है, एक ही सेल होता है, एक ही कंटेनर होता है इस प्रकार से। एक ही कंटेनर आप लोगों का होता है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। इसमें इसी में आप लोगों का 2 इलेक्ट्रोड डाला जाता है इस प्रकार से, ये पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, और इसमें सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए इसमें हम बैटरी जोड़ देंगे इस प्रकार से, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको हम जोड़ते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको हम जोड़ते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे हम इसको एनोड बोलते हैं। और जिधर नेगेटिव को जोड़ते हैं हम उसको कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलिए क्या पूछा है आपको पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। तो बताइए कैथोड पे कौन सा चार्ज, तो आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर कैथोड पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा। एकदम आप लोगों ने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव होता है और कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक वाला में उल्टा होता है, एनोड पे होता है पॉजिटिव, कैथोड पे होता है नेगेटिव। याद रखने वाली बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एनोड उसे बोलते हैं जिसमें हम जिस रॉड को हम पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे, और कैथोड हम उसे बोलेंगे जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे NaCl, तो Na में होगा प्लस, Cl में होगा माइनस। तो प्लस किसके पास जाएगा, आप बोलोगे कैथोड के पास, यानी आप लोग का नेगेटिव के पास जाएगा। और ये माइनस किसके पास जाएगा, आप बोलोगे पॉजिटिव यानी एनोड के पास। तो कैथोड में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम अगर एग्जांपल NaCl का लेते हैं, तो कैथोड पे Na प्लस आएगा, और Na प्लस को इस देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, और इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये सोडियम में कन्वर्ट होगा, यानी Na में कन्वर्ट होगा। तो बताइए क्या हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाद यहाँ पे चार्ज घट गया, 0 हो गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, तो आप बोलोगे रिडक्शन हुआ सर। तो अभी भी आप लोगों का कैथोड में क्या होगा, तो आप बोलोगे रिडक्शन होगा। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को याद करिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी सेम होगा, कैथोड में आप लोगों का रिडक्शन और एनोड में आप लोगों का ऑक्सीडेशन, लेकिन चेंज क्या होगा, चार्ज। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, किस पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे होगा नेगेटिव और कैथोड पे होगा पॉजिटिव। बहुत कंफ्यूजन देता है ये सवाल, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बोलता है कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है वह कंडक्टेंस, वह चालकता जो आप लोगों का ऑफर करता है, जो ऑफर करेगा। कौन करेगा ऑफर, तो आप बोलोगे आयंस करेगा। द कंडक्टेंस ऑफर बाय द आयंस प्रेजेंट इन, और वो आयंस करेगा जो आप लोगों का मौजूद होगा 1 मिलीलीटर के आयतन पे। 1 मिलीलीटर के आयतन पे मतलब 1 ml वॉल्यूम पे जो आयंस मौजूद होगा, उसके द्वारा जो चालकता आएगा हम उसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ, मतलब आप लोगों को वेरिएशन पूछा है। तो आप खुद सोचिए कि मान लीजिए ये आप लोगों का
1 ml है। ये कितना है? 1 ml। और 1 ml पे मान लीजिए आप लोग का 4 ठो आयंस मौजूद है। कितना आयंस मौजूद है? तो आप बोलोगे 4 आयंस मौजूद है। तो इस 4 आयंस कितना ml पे है? 1 ml पे। तो 1 ml पे जितना भी आयंस होता है वही जो कंडक्टेंस देगा वही कंडक्टिविटी है। अब मान लीजिए कि अगर हम इसमें पानी दे देंगे, पानी ऐड करेंगे, तो बोलिए पानी ऐड करने से इसका आयतन बढ़ जाएगा। अब इसका आयतन कुछ हो जाएगा, मान लीजिए ये कुछ बढ़ा दिए हम, अगर पानी देंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए इसका हम इतना पानी ऐड कर दिए कि इसका जो आयतन हो गया, इसका जो वॉल्यूम हो गया वो कुछ हो गया इस बार 10 ml। कितना हो गया? 10 ml हो गया। अब आयंस तो 4 ठो ही था, तो अभी भी आयंस 4 होगा, लेकिन 4 आयंस इस बार थोड़ा दूर दूर होगा। 4 आयंस इस बार थोड़ा दूर दूर होगा क्योंकि उसका जगह ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपने पानी ऐड कर दिया, आपने डाइल्यूशन कर दिया। अब बताइए कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि 1 ml पे कितना आयंस है। अब अगर हम यहाँ पे 1 ml पे देखेंगे तो 1 ml तो छोटा होगा। अब 1 ml पे आप लोग का 4 आयन नहीं आएगा, क्योंकि आयन आप लोग का इस बार दूर दूर हो गया है, क्योंकि हम उसमें पानी मिला दिए हैं। तो आयंस कम हो गया तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा? कम होगा। तो आप लोग को याद रखने वाली बात है कि कंडक्टिविटी अगर हम इंक्रीज करेंगे उसका डाइल्यूशन, यानी उसमें अगर पानी मिलाना स्टार्ट कर देंगे, उसको पतला करना चालू करेंगे, तो वो घटने लगेगा। तो ये आप लोग को हम बता चुके हैं बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टिविटी घट जाता है ऐड करने से। क्या ऐड करने से? पानी, यानी डाइल्यूशन से। लेकिन यहाँ पे अगर कंडक्टिविटी ना बोल करके मोलर कंडक्टिविटी बोलता, मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको याद रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी आप लोगों का क्या होता है? तो मोलर कंडक्टिविटी आप लोगों का इंक्रीज करता है। क्या करने से? डाइल्यूशन करने से। मतलब जितना पतला करेंगे मोलर कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा, और जितना पतला करेंगे आप लोग का कंडक्टिविटी उतना कम होने लगेगा। ये आप लोग को नोट्स में हम डायरेक्ट लिखाए हैं, पढ़ाए हैं, ऑफलाइन क्लास में जरूर थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए बाकी आप नेक्स्ट नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या बोल रहा है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, डिक्रीज इन डाइल्यूशन, टेम्परेचर डिक्रीजेज नॉन। सबसे पहले थोड़ा सा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को देखिए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब वो कंडक्टेंस जो कौन देगा? तो आप बोलोगे आयंस देगा। वो आयंस देगा जो आप लोग का मौजूद होगा इस बार 1 ग्राम इक्विवेलेंट में। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे आप लोग मोल पढ़ते हैं ना, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट होता है। मोल का मतलब क्या होता है बोलिए? तो आप बोलोगे गिवन मास बाई मोलर मास। आप बोलोगे गिवन मास बाय मोलर मास। उसी प्रकार से ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में जितना आयन होता है वो जितना कंडक्टेंस देता है हम उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। और अगर यहाँ पे 1 ग्राम ना बोल करके अगर हम यहाँ पे लिखते, यहाँ पे 1 ग्राम ना बोल करके अगर हम लिखते यहाँ पे कि द कंडक्टेंस ऑफर बाय द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल, अगर हम यहाँ पे 1 मोल लिखते कि 1 मोल आयतन पे या 1 मोल आयंस के द्वारा, 1 मोल आयन के द्वारा जितना कंडक्टेंस दिया जाएगा हम उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको? मोलर कंडक्टिविटी। तो 1 मोल से जितना मिलेगा वो मोलर कंडक्टिविटी, 1 ml आयन पे जितना मिलेगा वो कंडक्टिविटी, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट में जितना मिलेगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ पे पूछा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा किसके साथ? तो आप बोलोगे इंक्रीज इन डाइल्यूशन। आप लोग का मोलर कंडक्टिविटी भी डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आप लोग का डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगा। लेकिन सिंपल कंडक्टिविटी आप लोगों का डाइल्यूशन के साथ घटता है, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे। तो ये सब याद रखने वाली बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा तो वहां पे आप कुछ ट्रिक्स नहीं लगा पाइएगा, याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है सबका अपना अपना, रीजन है सबका अपना अपना, सब कुछ आपको बताए हैं। बाकी आप चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर के सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कोलराज लॉ। बोलिए कितना इंपॉर्टेंट लॉ है। कोलराज लॉ क्या बोलता है? थोड़ा सा अगर किसी को पता होगा तो आपको बता दूं कि कोलराज लॉ बोलता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of the limiting molar conductivity of cation and एनायन। कोलराज लॉ बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं, और लैम्डा नॉट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा वो बराबर होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होता है? कैटायन होता है और एनायन होता है। तो सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब ये वाला नियम किसके लिए एप्लीकेबल है? क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो आपका आंसर होगा सर बोथ, दोनों के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए भी लिमिटिंग मोलर कोलराज लॉ लगता है और वीक के लिए भी लगता है। बाकी आपको कोलराज लॉ से भी न्यूमेरिकल्स पूछता है, जरूर आप बना के जाओगे कोलराज के नियम को। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है? द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले बताइए मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं पाई या अप्पा से।
इसको अप्पा बोलते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी इसको अप्पा बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं बोलिए, इसको अप्पा। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन, ये होता है फॉर्मूला। और इसका एसआई यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या होता है बोलिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पढ़ाते हुए बहुत बार बता चुके हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला भी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स कभी कभी डायरेक्टली आपको पूछ देगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्या है, फॉर ए स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन डेल्टा जी इज। अब देखिए स्पॉन्टेनिटी आपको बता चुके हैं कि कोई सेल जो है उसमें जो रिएक्शन होगा वो खुद से होगा कि नहीं होगा। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए ईएमएफ ऑफ सेल आपको पढ़ाए हैं, स्पॉन्टेनिटी के लिए ईएमएफ ऑफ सेल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर किसी सेल का ईएमएफ पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो वहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा। और साथ में डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ये होना चाहिए नेगेटिव। तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेगेटिव। और गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए नेक्स्ट सवाल शायद आपको उसी पे पूछा गया है, यही देखिए, यही हम बताने का ट्राई कर रहे थे कि आपको रिलेशन देखना है गिब्स फ्री एनर्जी और ई नॉट सेल का। तो जो डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होता है, ये होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। जहां पे n का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और आप लोगों का f क्या है, तो बोलोगे फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 96500 कूलम। और ये तो आप जान ही रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स पूछता है यहाँ से। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। देखिए यही न्यूमेरिकल्स हम बोल रहे थे, ये न्यूमेरिकल्स आएगा तो आपको कंफ्यूज करेगा। क्या है देखिएगा, बोलता है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 0.001 एमएच प्लस सॉल्यूशन इज, मतलब ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है आप लोग का H प्लस का। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, देखिए आप लोगों को यहाँ पे निकालना है ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप बोलिए जो ईएमएफ होता है ई सेल, नॉट इक्वेशन क्या बोलता है कि ईएमएफ ऑफ सेल आप लोगों का होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0593 बाई क्या होता है बोलिए, तो आप बोलोगे बाई होता है एफ, बाई होता है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फिर होता है आप लोग का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हाइड्रोजन वाला में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर रिएक्शन, हाइड्रोजन वाला में रिएक्शन इस प्रकार से होता है, 2 ठो H प्लस 2 ठो इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाकर के H2 बनाएगा, H2 सॉलिड बनाएगा। ये होता है आप लोग का हाइड्रोजन वाला में रिएक्शन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ईएमएफ कितना आएगा। कुछ देर पहले ही आपको बताए थे, याद करिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे 0 होता है सर। तो ये तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, इसको देखने का भी जरूरत नहीं है, कुछ देर पहले ही आपको याद करने बोले हम। बाकी आप इसको रख करके निकालिए तो ये आएगा आपका 0.0593। एन कितना होगा, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख लीजिए कितना है, तो आप बोलोगे 2 टो है तो यहाँ पे 2 होगा। लॉग प्रोडक्ट कौन है, तो H2 सॉलिड फॉर्म में है और सॉलिड का कंसंट्रेशन 1। और रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट ये वाला है H प्लस कितना है 0.01, क्या है बोलिए 0.01। तो H प्लस, और देखिए यहाँ पे देखिए 2 है, H प्लस के आगे में क्या है बोले 2 है, तो 2 का पावर भी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये होगा H प्लस और H प्लस का स्क्वायर होगा। तो H प्लस कितना है, तो आप बोलोगे H प्लस मेरा है 0.01, इसी को हम लिख पाएंगे 10⁻⁻²। और देखिए इसका स्क्वायर, तो 10⁻²का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो बोलिए 10⁻² का स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा कुछ आप लोग का इस प्रकार से 0.0593/2, और ये हो जाएगा लॉग ये 1, और ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴, क्योंकि यहाँ पे आएगा आप लोग का 10⁻², उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴। ये स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि इसके आगे में देखिए नंबर कितना दिया है 2, तो इसको रखना पड़ता है पावर में जो नंबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम में भी आपको इससे बताए थे हम। तो इसके बाद बोलिए 10⁻⁻² है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस में, यानी ऊपर जाने पर क्या लिखाएगा, देखिए ऊपर जाने से हम इसको लिख पाएंगे डायरेक्टली, ये लॉग का लॉग ऊपर चल जाएगा तो 10⁻⁴। अब अगर पावर में कोई भी होता है तो पावर आगे चल जाता है, लॉग इसका आपको पता होना चाहिए, लॉग अगर p का पावर n है तो इसका फॉर्मूला होगा n, पावर बाहर आएगा फिर log p, n और फिर log p। तो यहाँ से बाहर कौन जाएगा बोलिए, तो आप देख पा रहे हैं पावर 4 है तो 4 बाहर जाएगा, बच जाएगा log 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, मतलब इसका वैल्यू पूरी इसका जो वैल्यू आएगा, इसमें 4 बाहर और log 10 का वैल्यू 1, तो 4 आएगा, इसका वैल्यू पूरी कितना आएगा बोलिए, आप बोलोगे सर 4 आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बिठाएंगे कि यहाँ पे आएगा कितना मेरा ये वाला, ये आ जाएगा मेरा 4, ये कट जाएगा आप लोग का 2 से, अब बस 2 को इससे इंटू करिए, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर ए
0.118। आप इसको इंटू करके देख लीजिए। अब बताइए कि अगर आप ये वाला वैल्यू को याद नहीं रखते कि हाइड्रोजन वाले के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, तो क्या कभी ये क्वेश्चन बनता आप लोग का? कभी नहीं बनता। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आपको पूछेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये न्यूमेरिकल्स, लेकिन याद रखना है, आप लोग को डायरेक्टली वैल्यू दे देता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हम नहीं दिए थे। थोड़ा सा इस बात को याद करवाने के लिए कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होगा, आप बोलोगे 0 होगा सर। चलिए, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। द नॉट्स इक्वेशन, अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि नॉट्स इक्वेशन बताता है कि EMF ऑफ जो सेल होगा वो बराबर होगा ई नॉट बराबर 0, ई नॉट माइनस होता है RT/NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए, आर को बोलते हैं आइडियल कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स होता है 8.314। टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर लेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। फ्राडे कांस्टेंट का वैल्यू 96500। जब इस सबको रख करके इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड किया जाए तो ये आप लोग का निकल के कितना आता है, जो अभी हम लिखे थे। क्या लिखे थे? तो EMF ऑफ सेल बराबर ई नॉट माइनस 0.0593/n अभी लिखे थे ना, फिर लिखे थे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो ये इसको बिठाने के बाद आता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये जो हम लॉग यहाँ पे लिखे हैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ P बाय कंसंट्रेशन ऑफ R, इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन कोटेंट Q। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोटेंट Q। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, ए नहीं बी सही होगा। EMF ऑफ सेल बराबर ई नॉट RT/NF ln Q, जहाँ पे Q का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। साथ में R का वैल्यू, T का वैल्यू और F का वैल्यू बिठाएंगे तो इतना आएगा 0.0593। तो सिंपल सवाल था, नॉट्स इक्वेशन को आपको पहचानने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। इजी सवाल है, इस टाइप का आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? द EMF ऑफ ए सेल बिकम 0 व्हेन। तो आपको बताना है कि किसी भी सेल का EMF कब 0 होगा। तो आपको पढ़ाए हैं कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि इक्विलिब्रियम पे जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप लोगों का जो EMF होता है, EMF ऑफ सेल, वो कितना हो जाता है? 0, क्योंकि आप लोग का ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना ही बैकवर्ड रिएक्शन होता है। और अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा तो EMF कहाँ से आएगा? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ही होता है जहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाए, जहाँ पे रिएक्शन ना तो आगे जाएगा ना तो पीछे आएगा, तो वहाँ पे EMF ऑफ सेल का वैल्यू 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और वो इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाए तो उस समय पे EMF ऑफ सेल क्या आएगा? 0 आएगा। और आप लोग को हम ये भी दिखाए थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला भी यहीं से निकलता है, इसी कंडीशन पे जब इक्विलिब्रियम पे EMF ऑफ सेल का वैल्यू क्या होगा? 0। उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। कभी कभी आप लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी फॉर्मूला पूछ देता है, आप लोग को थ्योरी में हम बताए हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आराम से बनेगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है? ए फ्यूल सेल कन्वर्ट, फ्यूल सेल क्या करता है? तो आप बोलोगे फ्यूल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। देखिए, यहाँ पे आप लोग को रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, फ्यूल सेल में आप लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली केमिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। मतलब फ्यूल वगैरह होता है, कोई भी पेट्रोलियम फ्यूल होता है, उस फ्यूल को बर्न करके, जला करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्यूल सेल का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देना। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? द EMF ऑफ ए सेल इंक्रीजेज इफ। तो EMF ऑफ सेल का फॉर्मूला नॉट इक्वेशन बोलता है EMF ऑफ सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0593/n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बताइए कि ये देखिए, ई नॉट सेल का वैल्यू ज्यादा तब होगा जब इसका वैल्यू कम होगा, क्योंकि आप इसको माइनस कर रहे हैं। मान लीजिए कि ई नॉट का वैल्यू अगर 100 है और अगर आप माइनस करिएगा 80 तो आंसर आएगा EMF आएगा 20। और अगर आप इसको कम रखिएगा, जैसे माइनस मान लीजिए आप 80 ना करके माइनस अगर आप करिएगा 40, तो EMF कितना आएगा? तो आप बोलोगे 100 माइनस 40 में 60 आएगा। तो इसको ज़्यादा आने के लिए इसका वैल्यू कम होना चाहिए। तो इसका वैल्यू कब कम होगा? इसका वैल्यू कब होगा? जब रिएक्टेंट देखिए नीचे है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रिएक्टेंट बढ़ेगा तो इसका वैल्यू कम होगा, और इसका वैल्यू कम होगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो बोलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बोलोगे यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सर ऑप्शन नंबर सी। जब कंसंट्रेशन सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो? बढ़ने लगे। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? बोलिए, इसका वैल्यू आप लोगों का कम आएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ज़्यादा होगा तो इसका वैल्यू कम होगा, और इसका वैल्यू कम होगा तो EMF का वैल्यू ज़्यादा होगा। क्योंकि यहीं पे आपको समझा दिए कि जितना कम माइनस करेंगे, ये जितना कम होगा इसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। इंपॉर्टेंट था ये भी, है ना। चलिए, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, क्या बोलता है? इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl विच इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। कुछ देर पहले ही दिखाया कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड हम भरेंगे, एक को हम बोलेंगे कैथोड, एक को हम बोलेंगे एनोड। हम एनोड उससे बोलेंगे जिसको हम प्लस से जोड़ेंगे, बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे, मतलब ये मेरा एनोड है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये मेरा कैथोड है, ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो कैथोड में कौन आएगा बोलिए, ये अगर नेगेटिव है तो इसके पास क्या जाएगा, अब बोलोगे पॉजिटिव जाएगा। अब NaCl में पॉजिटिव कौन है, तो Na+, तो इसके पास सोडियम जाएगा, Na मेटल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैथोड के पास Na जाएगा, ये आपको कुछ देर पहले बना के भी हम दिखाए थे। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। ए बैटरी दैट कैन नॉट बी रिचार्ज इज कॉल्ड, आप बोलोगे प्राइमरी सेल। ऐसा बैटरी जिसको हम फिर से चार्ज नहीं कर पाएंगे हम उसको प्राइमरी सेल बोलते हैं। जैसे हम लोग का पहले टॉर्च में जो बैटरी आता था, हम लोग का छोटा छोटा बैटरी आता था टॉर्च में, आप देखे होंगे, जिसको हम लोग पेंसिल बैटरी बोलते थे। इस प्रकार से टॉर्च में लगा रहता था बैटरी, आप देखे भी होंगे, ऐसे छोटा छोटा बैटरी हुआ करता था, ऐसे ऐसे हम लोग बैटरी यहाँ पे लगाते थे। तो ये जो छोटा छोटा बैटरी होता है इस शेप का, इस प्रकार का जो बैटरी होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। और ये कभी आप लोग का चार्ज नहीं होता है तो उसको प्राइमरी सेल बोलते हैं। और जो चार्ज होता है दोबारा, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फोन, तो उस सब में हम लोग का सेकेंडरी सेल होता है। प्राइमरी सेल जिसको हम फिर से चार्ज नहीं कर पाएंगे, सेकेंडरी सेल जिसको हम फिर से चार्ज कर पाएंगे, फ्यूल सेल जो केमिकल एनर्जी को चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वोल्टेक सेल जो केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो पूरा आप लोगों को हर एक टॉपिक से, इस चैप्टर का हर एक टॉपिक से हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर हेल्प मिला होगा, तो वीडियो पे एक लाइक, वीडियो को कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। बाकी इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।